नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले से खबर आ रही है। खबर यह है कि सुरक्षा चूक मामले पर जांच कमेटी का गठन हो गया है। 4 सदस्यीय यह जांच कमेटी का गठन किया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में यह जांच की जाएगी। एनआईए के डीजी जांच कमेटी में शामिल किए गए हैं। पंजाब की डीजी सिक्योरिटी जांच कमेटी में शामिल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल हैं। तो ये कौन कौन से लोग शामिल हैं वो हम आपको बता रहे। साथ में आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री गए थे फिरोजपुर पंजाब रैली करने जा रहे थे, तब ये सुरक्षा में चूक का पूरा मामला सामने आया था। बहुत बड़ा बखेड़ा इस पर खड़ा हुआ। उसके बाद अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें 4 लोग शामिल होंगे जो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे कि आखिर ये सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला है और सुरक्षा चूक के इसी मामले पर जांच कमेटी गठित हो गई है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी होगी। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा के लिए कदम वो उठाएं, ये बात कही है स्मृति ईरानी ने। जानबूझकर प्रधानमंत्री को असुरक्षित माहौल में रखा गया। पीएम की सुरक्षा में अनदेखी क्यों हुई, ये तमाम बड़े सवाल उठाए हैं केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने। पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को भंग होते देख भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत किया था। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का ये वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। मैं अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराने के साथ साथ एक नया प्रश्न उसमें जोड़ती हूं। डीजीपी ने क्यों पूरी की पूरी व्यवस्था और रूट सुरक्षित है, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा टीम को दिया? पंजाब के वो कौन कांग्रेस की सरकार के आला अधिकारी हैं जो इस सूचना, इस अलर्ट के बावजूद प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे? पंजाब के आला अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार के किस नेता ने आदेश दिया कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खंडित किया जाए? तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ये पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही थी जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी ने। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, क्या कुछ कहेंगे? अरे चूक हुई ना, शब्द से इस्तेमाल करें, गैर लापरवाही हुई है वहाँ पे। जब देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट को के पास होती है। यहाँ पे इंतज़ाम नहीं थे, जहाँ पे इंतज़ाम किए इस किस्म के किए कि सिर्फ वहाँ पे केओस हो और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो। अभी एक
टीवी की एक चैनल है, उनके ऊपर उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने आंखों से देखी है, जो मैं अभी जिसके बारे में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस जारी है। इसके बाद बहुत इरिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट ऑर्डर की थी, और पता नहीं वो सोच क्या रहे थे। किसी रैली को सफल ना होने देना एक, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट टू प्ले विद द प्राइम मिनिस्टर्स लाइफ ये नहीं हो सकता। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये ऐसा खिलवाड़ कतई उचित नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर दूसरे दिन भी मंथन चल रहा है। आज भी दिन भर उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज किए जाएंगे, चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। यूपी चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा है पूरा मंथन। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। बैठक में विधायकों की सीट बदलने पर भी चर्चा हो रही है। 1.5 दर्जन विधायकों की सीटें बदली जा सकती है। कल करीब 182 सीटों के नामों पर मंथन हुआ। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नाम फाइनल हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आपको बता दें कि ये जो बैठक चल रही है इसके मायने क्या हैं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अगले महीने से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले अब वक्त है, अब दौर है प्रत्याशियों के नाम फाइनलाइज करने का। शुरुआत से खबरें आ रही थी कि कई विधायकों के नाम कट सकते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिनकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये देखिए, पहले दिन 170 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हुई। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर भी कोर ग्रुप में चर्चा की गई। बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़े तो कौन सी सीट होगी, यह भी समझने वाली बात होगी। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो लगातार बैठक जारी है दिल्ली में और स्क्रूटनी हो रही है। उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद हैं। कई सारी सीटों को लेकर, कल 172 ऐसी सीटें थी जिसको लेकर चर्चा हुई। टिकट काटने को लेकर भी चर्चा हुई कि किसका प्रदर्शन कैसा रहा उसके हिसाब से। और अभी भी बैठक जारी है। हमारे सहयोगी पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। पीयूष, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, क्योंकि कल पूरे दिन मैराथन बैठक चली, आज पूरे दिन ये मैराथन बैठक चलेगी। क्या चीजें अभी और हो सकती हैं, क्या इनपुट निकलकर सामने आ रहा है उस बैठक से? पीयूष। बिल्कुल, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो बैठक है वो चल रही है। और निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो करीब करीब 4 घंटे से अधिक का जो वक्त है वो हो चुका है। और यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। और जो मंथन है वो इस बात को लेकर चल रहा है। पहले जो खबर आ रही थी 100 से ज्यादा जो विधायक हैं, उनके सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। अब उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम, टिकट काटने वालों की जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी घटा रही है। यानी कि अब ज्यादा संख्या में टिकट नहीं काटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर उन प्रत्याशियों के लिए है, उन विधायकों के लिए है जो अभी तक असमंजस में थे कि क्या उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं। तो ये एक राहत की बात सूत्रों के अनुसार जरूर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हालांकि इस बात पे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो गौर जरूर कर रहा है कि अगर कोई ज्यादा दागी नेता है, या अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब की बार उसकी जो सीट है वो उस विधानसभा में सुरक्षित नहीं रह पाएगी, तो वहां पे प्रत्याशी बदले भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीट पे प्रत्याशी नहीं बदलेगी। कुछ सीटों पे प्रत्याशी बदलने की कवायद जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और निश्चित तौर पे तमाम सुझाव भी दिए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो संगठन के महामंत्री हैं सुनील बंसल, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। और जो स्वतंत्र देव सिंह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी गृह मंत्री को ब्रीफ किया कि आखिर उत्तर प्रदेश में खासतौर पे पूर्वांचल की बात या पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, किस प्रकार से प्रत्याशियों को टिकट देना है। चीज और समझने वाली हो जाती है कि चूंकि बैठक कल से चल रही है, आप इन खबरों को बहुत करीब से देख रहे हैं कि वहां पर क्या चीजें हो रही, लगातार आप खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी चीज ये कि किन बेसिस पे, आधार क्या रखा गया है, किसी के टिकट को काटने का या फिर किसी सीट से किसी को टिकट देने का आधार क्या है इस बार के चुनाव में बीजेपी का?
जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को आधार मान के चल रही है कि आखिर उस विधायक का उस क्षेत्र में कितना प्रभाव है, कितने लोग वहाँ पे रुचि दिखा रहे हैं उस विधायक के प्रति, क्या क्या कुछ वो लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे भी कराया है अपने जो शीर्ष नेता जो उनके हैं, चाहे सुनील बंसल हो या तमाम जो नेता है वो भी बूथ लेवल तक गए थे और उन्होंने एक सर्वे तैयार किया था। उसमें उन्होंने भी जाना था कि आखिर हमारा विधायक यहाँ पे है तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं हमारे विधायक के बारे में, क्या क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। उस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे कराया था और रिपोर्ट जो है वो सुनील बंसल को और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं या जो सह प्रभारी हैं अनुराग ठाकुर की बात करें या अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, वो लोग भी रिपोर्ट कार्ड लगातार जब से इनको प्रभार दिया गया है केंद्रीय मंत्रियों को, तब से वो लोग प्रदेश के जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में बने हुए हैं। लगातार ये लोग उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे थे और एक एक जो बूथ है विधानसभा है वहां से ये लोग भी रिपोर्ट कार्ड ले रहे थे और रिपोर्ट के आधार पे ही प्रत्याशियों को टिकट भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा। अगर किसी का रिपोर्ट कार्ड खराब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है तो उसका टिकट कटना कहीं ना कहीं फाइनल हो चुका है। और यही शायद कारण है कि कई लोग कहीं ना कहीं मनमानी चाहते थे कि हमारे बच्चे को टिकट दे दिया जाए, हमारे बेटी को टिकट दे दिया जाए, परिवारवाद की राजनीति चाहते थे और इसी वजह से कई लोगों ने पार्टी छोड़ी भी। तो निश्चित तौर पे जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं बहुत कम काम करती है। लोग जानते हैं कि आखिर हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस्तीफों के बाद खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेटजी बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी बहुत बड़ी चीज है। खैर आप नजर बना के रखिए इस बैठक पर, हम आगे आपसे जरूर अपडेट लेंगे कि आखिर कौन कौन सी सीटों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, किन किन सीटों को लेकर मंथन बड़े पैमाने पर और कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनके टिकट कर सकते हैं या जिन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल सकते हैं। बढ़ते आगे तो राजनीति भी कितने रंग दिखाती है ना, पल पे तोला पल में पाशा वाला अंदाज उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक गलियारों में दिखाई दे रहा है। फिर चाचा भतीजे की लड़ाई हो, बुआ बबुआ की कहानी हो या फिर नए राजनीतिक समीकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। अभी तो चंद दिन ही बीते थे जब रायबरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी भरकर योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि पूरे सरकार की तारीफ की थी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि राजनीति ने अपना नया रंग दिखाया और भारतीय जनता पार्टी में 5 साल बिताने के बाद एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बदलने का फैसला कर लिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन अब आगे क्या, यह बड़ा सवाल है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं? अखिलेश यादव संग आई उनकी तस्वीर तो यही इशारा करती है, लेकिन मौर्य की बेटी ने इससे इनकार किया। वहीं मौर्य ने खुद सपा में जाने की बात पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौर्य को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। मैंने कड़ा प्रतिवाद किया था और इस्तीफा दिया था। आज भी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यो कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया और यहाँ तक कि एक और तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान की हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जहां पर आरक्षण से लोग चयनित होते हैं ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे राष्ट्रीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, चाहे प्रांतीय सरकारी प्रतिष्ठान हो, सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ अर्ध सरकारी और साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं सभी में आरक्षण के माध्यम से भर्तियां होती हैं और इन सभी संस्थानों को बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण का सुपड़ा साफ। इनकी इस घिनौनी साजिश और पाप का मैंने खुलासा किया, एक चीज। दूसरी चीज, वहीं पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने शायद नहीं देखा होगा कि किसान लगातार
सालों साल आंदोलन करते रहे, इनके कान पे जू नहीं रहेगी। ये वापस तब लिया जब इनको अपने वोट खिसकने का ख्याल आया। किसान के हितों की रक्षा में नहीं किया, वोट बचाने के लिए किया। मैंने कड़ा प्रतिवाद किया था और इस्तीफा दिया था। आज भी मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यो कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी एनसीपी अध्यक्ष की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। उमाशंकर यादव और अखिलेश यादव ने चर्चा की है। एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सपा में गठबंधन की एक सीट तय हुई है। अनूप शहर सीट से एनसीपी एसपी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। तो सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी कुनबे से एक खबर कि महाराष्ट्र वाली एनसीपी को एक सीट मिलेगी। अनूप शहर सीट से एनसीपी और एसपी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए रोशन लाल वर्मा। शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक है रोशन लाल। बीजेपी की नीतियों के चलते पार्टी छोड़ी है, यह बात कही है रोशन लाल ने। उन्होंने कहा कि मेरे हर काम में अड़ंगा डाला जाता था, भाजपा में मेरी अनसुनी हो रही थी। कई और विधायक भाजपा को छोड़ेंगे। यूपी में सपा की सरकार बनने वाली है। देखिए तमाम बड़ी बातें रोशन लाल ने कही। एक जनपद के बड़े नेता ने, आपको जानकारी है, हमसे ज्यादा जानकारी है, हर काम में मेरे अड़ंगा डाला। एकदम उन्होंने अपनी तानाशाही चलाई, डिक्टेटरशिप चलाई, किसी की 1% भी सुनने नहीं दी। योगी जी, मोदी जी से मेरी ये शिकायत है। जब मैं लगातार शिकायतें करता रहा, उन शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? एमएलए विनय शाक्य की बेटी ने एक वीडियो वायरल किया है। रिया शाक्य ने चाचा देवेश शाक्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता को सपा में शामिल कराना चाहते थे चाचा देवेश ने मेरे पिता की बीमारी का फायदा उठाया, उन्हें जबरदस्ती उठाकर लखनऊ ले गए। हम भाजपा ही हैं और मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरे मुश्किल वक्त में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये लोग मेरा अपहरण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तमाम बड़े आरोप, तमाम बड़ी बातें रिया ने कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता यानी विनय शाक्य की उत्तराधिकारी हूं। सरकार बनने से पहले ही इनकी गुंडई शुरू हो गई है, हम इनकी गुंडई नहीं आने देंगे। मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। पश्चिम यूपी के लिए करीब 100 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। कांग्रेस हाईकमान से करीब 200 उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज किए गए। उम्मीदवारों की जमीनी स्तर पर काम करने की सलाह भी दे दी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान से करीबन 200 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और जब मकर संक्रांति आएगी यानी 14-15 तारीख के बाद पहली सूची पश्चिमी यूपी के मद्देनजर जारी कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब में आपकी सीएम उम्मीदवार पर इन्होंने बयान दिया है। अगले हफ्ते पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान हम कर देंगे। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। नेक्स्ट अब बात एक और बड़ी खबर की। खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। तो तीसरी लहर में पहली बार 2 लाख के करीब ये डेली केसेस का आंकड़ा पहुंच गया है।
मंगलवार को 1,93,000 केस मिले हैं देश में। एक दिन में 30,000 की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 में 9 महीने बाद 2 लाख के करीब डेली केस पहुंचे थे। 11 दिन में 10,000 से 2 लाख के करीब ये रोजाना मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जो डरा रहे हैं आंकड़े। तेजी से बढ़े करीबन 2 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है कुछ ही दिनों में। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पांव पसारता हुआ और देखिए रोजाना 4 से 8 लाख मरीज मिलेंगे। ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि इसकी पीक क्या होगी और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो भी जान लीजिए। दिल्ली के लिए खतरनाक संकेत हैं कि लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में जनवरी का कोरोना अपडेट 1 जनवरी 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केसेस में इजाफा हुआ है। देखिए दिन पे दिन दुगनी तिगुनी चौगनी इजाफा हुआ। जितनी तेजी से जांच हो रही है उतनी तेजी से आंकड़े भी तब्दील हो रहे हैं। यूपी में कोरोना का क्या अपडेट है वो हमने आपको दिखाया। अब आपको मेरठ का कोरोना अपडेट देते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 876 नए पॉजिटिव मिले हैं कोरोना वेरिएंट के। मेरठ में 4,067 ये आंकड़ा पहुंच गया है। 34 लोग हालांकि डिस्चार्ज होकर सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं। उन्नाव से अगली खबर है। कच्ची दीवार गिरने से मलबे में भाई बहन दब गए। मलबे में दबकर भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मासूमों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अरगूपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर देहात की ड्रग्स इंस्पेक्टर रेखा सचान का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मेडिकल संचालक से रिश्वत लाइसेंस के नाम पर रिश्वत मांगने का यह आरोप लगा है। 2 प्राइवेट युवकों के सहारे जमकर मेडिकल संचालकों से धन-उगाही हो रही है। दस्तावेजों में कमी बताकर जबरन रिश्वत मांगी जाती है। जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है ये पूरा रिश्वत का खेल। जिला कलेक्ट्रेट माती स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय का यह मामला है। मैसेज तो गया होगा। चलिए अब अभी 10 दीजिए तो बाकी हम कल दे देंगे जब। ठीक मैडम, ठीक है। चलो कल का मतलब कल ना? हाँ हाँ हाँ। शिवम कल का मतलब? हम कुछ बात करने दे लो थोड़ा सा। अरे तो यहीं कर लो ना, इसमें क्या? भैया ने 30 बताए थे मैडम, हमने 20 के लिए कहा। आपकी डिजिटल नवपरिवर्तन सभा का आज तीसरा दिन है। राजेंद्र पाल गौतम ने डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद उत्तराखंड की जनता के साथ किया। उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। तमाम बड़ी बातें कही गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा, माफ कीजिएगा। कांग्रेस बीजेपी ने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, यह बात भी कही गई। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, आप वो बदलाव हैं, ये बात कही राजेंद्र पाल ने। आपको एक बात समझनी होगी कि जब उत्तराखंड को राज्य बनाने का आंदोलन चला तो उस आंदोलन में महिलाओं ने विशेष रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत जुल्म सहे। उत्तराखंड के लोगों ने क्या उत्तराखंड बनाने के लिए इसीलिए जुल्म सहे थे कि उत्तराखंड में कभी भाजपा की सरकार बनेगी, कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस 20 सालों में बारी बारी से कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उत्तराखंड के लोगों के साथ चुनावी वायदे तो किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों को आपने अपना विधायक चुना था, वो विधायक जो पिछले 4.25 साल तक आपके पास कभी नहीं आए होंगे, ये गारंटी है कि अब वो आपके पास आएंगे। फिर से उसी तरह के वायदे इस बार फिर करेंगे जो उन्होंने चुनाव से पहले पिछली बार किए थे, और उसके बाद फिर वो 5 साल तक गायब हो जाते हैं। गाजियाबाद में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें कुछ दबंग किशोरी रस्सी से बांधकर किशोर को लाठी डंडों से जमकर
पीटते नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। थाना साहिबाबाद के शालीमार गार्डन चौकी क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। चलिए इन तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।